नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम साहित्य का इतिहास दर्शन प्रश्न पत्र के अंतर्गत नलिन विलोचन शर्मा की साहित्य इतिहास दृष्टि इस विषय की चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप साहित्य इतिहास के संबंध में नलिन विलोचन शर्मा की धारणा समझ पाएंगे और साहित्य इतिहास की समस्याओं पर नलिन विलोचन शर्मा क्या कहते हैं इसका आप साक्षात्कार कर पाएंगे। हिंदी में इतिहास संबंधी ये पहली पुस्तक है। ये नलिन विलोचन शर्मा ने उस समय लिखी थी जब हिंदी में साहित्य के इतिहास दर्शन की चर्चा बहुत कम लोगों किया करते थे और ऐसा लगता था कि ये एक अलग सी पुस्तक है, अलग तरह की पुस्तक है जिस विषय पर विचार नहीं होता। उसके बाद के आलोचकों ने जब समकालीन आलोचना विकसित हुई तब आलोचकों ने साहित्य के इतिहास दर्शन पर व्यवस्थित रूप से चर्चा शुरू की और जब अंग्रेजी और यूरोपीय आलोचना का अधिक प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ने लगा तब दूसरे लोगों ने भी साहित्य के इतिहास दर्शन पर कुछ निबंध लेख और कुछ किताबें लिखी। लेकिन तब नलिन विलोचन शर्मा की किताब का वापस महत्व बढ़ा और उनकी किताब को लोगों ने नए ढंग से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने जो इतिहास संबंधी जो मूलभूत समस्याएं थी, जो इतिहास में जरूरी होती है, उन पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया और इसलिए इस किताब का महत्व इसलिए भी है कि साहित्य इतिहास का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। और जिस बात पर और बहुत चीज़ों के अलावा उन्होंने ये कहा कि जो साहित्य के इतिहास में होता ही है कि जो मुख्य रचनाकार होते हैं, बड़े रचनाकार होते हैं, वो बड़े रचनाकार तो साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण होते ही, लेकिन जिनको हम गौण रचनाकार मानते हैं, छोटे छोटे लेखक मानते हैं जो एक धारा में से आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इतिहास में गौणों का महत्व कितना ज़्यादा, गौण रचनाकारों का महत्व कितना ज़्यादा है, ये नलिन विलोचन शर्मा ने सबसे पहले कहा। उन्होंने कहा कि इतिहास जो इतिहास लेखन होता है उसका एक संबंध होता है पाठक से, क्योंकि पाठक तो होता ही है जो सभी चीज़ों को पढ़ता है और तो उसके सामने जो आता है वो इतिहास लिखने वाला उस पाठक को सारी बात बताए। जो रचना सामने होती है, किताब है सामने, लेकिन उस किताब के पीछे कुछ शक्तियाँ काम कर रही होती है, उनको बताना जो है वो साहित्य के इतिहासकार का काम है। इस पुस्तक में उन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों की चर्चा नहीं की, वरन हिंदी के अलावा जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी तथा अन्य साहित्य इतिहासों के इतिहास संबंधी जो दृष्टिकोण थे उनका भी मूल्यांकन किया और उनका मूल्यांकन करते हुए साहित्यिक प्रवृत्तियों और संवेदना के बदलावों को साहित्य के समय और युग विभाजन के साथ उन्होंने जोड़ करके दिखा। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन का अभाव था, इसलिए इस अभाव की तरफ और इसकी जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं पर नलिन जी ने तात्विक ढंग से शोध की, पाठानुशालन किया, आकर साहित्य का विचार किया, ग्रंथ सूची का निर्माण किस तरह से किया जाए, ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी पुस्तक में पहली बार रखा। नलिन जी का मानना है कि साहित्य का इतिहास भी अन्य इतिहासों की भांति कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास नहीं होकर के किसी युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। कई सारे लेखक मिलते हैं और फिर उनकी जो कृतियां एक साथ मिला करके देखो, उनका इतिहास होता है। उनके अनुसार इतिहास बोध का लक्ष्य है परिवर्तन की व्याख्या करना, उस परिवर्तन को समझना और उसे प्रभावित करना। इस दृष्टि से साहित्य का इतिहास एक तो सामाजिक इतिहास होता है, दूसरे साहित्य में अभिव्यक्त तथा व्यवहार विचारों का इतिहास होता है। आप उस विचार भी कैसे आगे बढ़ते हैं और फिर काल क्रम से विशिष्ट कृतियों के संबंध में भावनाओं तथा निर्णयों पर भी इतिहासकार विचार करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक विचार होता है, वो विचार एक समय में रचना पैदा करता है, बहुत सारे बड़े बड़े लेखक पैदा हो जाते हैं, उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में उस विचार में वो सृजनात्मकता नहीं रहती और जब सृजनात्मकता नहीं रहती तो उसमें रचना होना संभव नहीं होता और जब वो रचना होती भी है तो उसको कहते हैं कि ये पुनरावृत्ति। तो विचार का एक इतिहास रहता है और उस इतिहास की तरफ नलिन जी ने ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य परंपरा के वो चिंतक थे, वो बहुत शास्त्रीय चिंतक और जानकार थे
और सामान्य तौर पर माना जाता है कि आचार्य परंपरा के जो चिंतक होते हैं उनकी दृष्टि शास्त्र केंद्रित होती है, वो सिद्धांतों में यकीन करते हैं। किंतु नलिन जी की मनोभूमि आधुनिक जान पड़ती है। उन्होंने आधुनिक ढंग से इतिहास और इतिहास बोध की व्याख्या की और उन्होंने इस चिंतन को नया सुविचारित बातें कही और हालांकि कम बातें कही। बहुत बार उनकी पुस्तक को पढ़ते समय हमें वो बेचैनी सी होती है कि इन्होंने तो एक आधा प्रश्न में अपनी सारी बात कह दी, जबकि इस बात की तो व्याख्या बहुत लंबी होनी चाहिए थी। लेकिन नलिन जी ने सूत्र रूप में बातें कह दी और वो उनका जो शास्त्रीय जो अनुशासन है वो शास्त्रीय अनुशासन के कारण ऐसा हुआ। नलिन जी साहित्य के इतिहास को साहित्यिक इतिहास बनाना चाहते थे। उन्होंने साहित्य इतिहास की जगह साहित्यिक इतिहास कहने को अधिक व्यंजक माना। वो साहित्य इतिहास कहते थे, साहित्यिक इतिहास नहीं। साहित्य इतिहास के लिए जरूरी है कि वे साहित्यिक भी हो और इतिहास भी हो, दोनों चीज़ों का अनुशासन हो। ऐसा नहीं हो कि आप साहित्य की पर तो बात करें लेकिन इतिहास की बात नहीं करें। इसलिए उन्होंने साहित्य इतिहास के लिए जीवनी मूलक तथा इतिवृत्तात्मक सूचनाओं से आगे बढ़कर ऐसे विवरणात्मक इतिहास तक पहुंचना वांछनीय बताया जिसके पीछे आलोचनात्मक योजना और अतीत के पुनर्मूल्यांकन की चेष्टा हो। अतीत का पुनर्मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आप विवरण वो तो दो, लेकिन अंततः आपको बताना होगा कि आज के समय में वीर गाथा काल का क्या महत्व है कि नहीं। आप पुनर्मूल्यांकन करके आप बताइए। ऐसा नहीं है कि वीर गाथा काल के कवि बहुत बड़े थे या इसी तरह भक्ति काल के अंदर तक माना जाता था, उस समय थोड़ा सा कम हो गया था, तो बाद में फिर रीतिकाल के समय में उन वीर गाथाओं का महत्व हुआ और रीतिकाल के कवियों ने थोड़ी कोशिश भी की कि हम भी वो वीर गाथाएं लिखें। तो ये जो पुनर्मूल्यांकन होता है वो इस युग की वृत्ति को विश्लेषित करने के लिए होता है। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ करके विवरणात्मक साहित्य इतिहास लिखने के लिए जो सामग्री संकलन है वो पहले तो उनको इकट्ठा करना होता है, जिसकी आवश्यकता बताई। फिर वो विकास के सिद्धांतों की समझ, कैसे चिंतन विकसित होता है, साहित्य विकसित होता है, और फिर आलोचना के मानदंड जो बदलते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं, उनसे आपको परिचय होना चाहिए। इसलिए नलिन जी मानते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन के लिए इतिहास की आधारभूत सामग्री होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सामग्री नहीं है तो आप इतिहास लिखोगे किसके। मसलन राम भक्ति साहित्य में कौन कौन से कवि हुए ये तो आपको पता ही होना चाहिए, या उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, किस जगह पर हुए, कहाँ पर हुए, आना चाहिए। इसके साथ में इतिहास विषयक अवधारणा भी आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास क्या होता है। इसके साथ चूंकि आप साहित्य का इतिहास लिख रहे हो तो ये तीसरी बात भी बड़ी अनिवार्य होती है, जिसको नलिन विलोचन शर्मा ने कहा कि आलोचनात्मक विवेक। तो एक इतिहासकार के लिए जो साहित्य की समझ हो, इतिहास की समझ हो और आलोचना की समझ हो। इसलिए नलिन विलोचन शर्मा की दृष्टि से इतिहास नामों की तालिका मात्र नहीं है, एक सूची नहीं है। वे केवल घटनाओं और तिथियों की भी सूची नहीं है। हालांकि इतिहास में तालिकाएं होती है, घटनाएं भी होती है, सूचनाएं भी होती है, सब होता है। साहित्यिक इतिहास भी लेखकों की ऐसी ही तिथि मूलक तालिका नहीं है। आपको इतने समय में ये पैदा हुआ, इतने में, सिर्फ इतना ही नहीं, जिसमें उनकी कृतियों का विवरण और सारांश मात्र हो। यदि साहित्यिक इतिहासकार चाहता है कि स्वयं उसकी कृति तिथि मूलक सूची पत्र से कुछ अधिक हो और भिन्न हो, तो उसे कार्य कारण संबंध और सातत्य का ज्ञान, सांस्कृतिक परिवेश का कुछ बोध और उस व्यवस्था में यत्किंचित प्रवेश होना ही चाहिए जिसमें अंशीभूत कलाएं, अंशीभूत सभ्यता से संबद्ध रहती है। अब ये अगर आप इस की व्याख्या करें तो सूची पत्र से अलग होने के लिए क्या चाहिए? एक उन्होंने कहा कार्य कारण संबंध। कोई भी साहित्य लिखा जाता है तो उसका क्या कारण है, जिसके कार्य है और वो कार्य कैसे घटित हुआ, उसके पीछे क्या चिंतन था, उसका संबंध आपको आना चाहिए। फिर आपको ये भी आना चाहिए सातत्य का ज्ञान, जिसको कहना चाहिए परंपरा का ज्ञान। ये जो लगातार हो रहा है, इस सातत्य का ज्ञान होना चाहिए। फिर सांस्कृतिक परिवेश का बोध होना चाहिए, और फिर उसमें सारा प्रवेश जब हो कि वो उस सांस्कृतिक परिवेश में जिसमें अन्य जो कलाएं शामिल है और वो जिस सभ्यता से आई है उस सभ्यता की जानकारी हो। माने साहित्य का इतिहास लेखन एक गंभीर काम है। इसको आप, और इस गंभीर काम में
अध्ययन की जरूरत होती है। सिर्फ अध्ययन से ही काम नहीं चलेगा, मनन की जरूरत होती है, चिंतन की जरूरत होती है, और इस मनन और चिंतन के बाद में आपको एक दृष्टिकोण निर्मित करना होता है, उस दृष्टिकोण की भी जरूरत होती है। तो नलन जी साहित्य के इतिहास को सामाजिक, राजनीतिक आदि इतिहासों से थोड़ा सा भिन्न मानते थे। ऐसा नहीं है कि सामाजिक इतिहास की तरह आप साहित्यिक इतिहास लिख दो। उनके अनुसार राजनीतिक इतिहास और साहित्य तथा कला के इतिहास में ये अंतर तो है ही कि साहित्य उस अर्थ में अतीत होता ही नहीं जिस अर्थ में राजनीति। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ साहित्य में हर चीज़ तो बनी रहती है। अगर आपने भक्ति काल में कविता लिखी, आदि काल में कविता लिखी, रीति काल में कविता लिखी, 5 साल अभी लिखी, 50 साल पहले लिखी, तो वो समाप्त नहीं होता, वो साहित्य तो आज भी है। इसलिए, लेकिन अगर आप देखें कि उस समय के राज परिवार, राजवंशज कैसे थे, वो तो समाप्त हो गए, वो राजा तो मर गए, लेकिन हमारी कृति कभी भी नहीं मरती। इसलिए साहित्य के इतिहास में और राजनीति के इतिहास में एक अर्थ ये होता है, तो साहित्य तो वर्तमान का, शाश्वत का, सार्वभौम का ज्ञान होता है। इसलिए जो ऐतिहासिक तथा अतीत है, और जो ऐतिहासिक होने के बावजूद किसी न किसी तरह वर्तमान है, उनके इतिहास लेखन की दृष्टि और पद्धति में भेद होता है। अब ये है कि माना कि वो अतीत है, लेकिन अतीत होने के बावजूद भी वो हमारे सामने भी है। नलिन जी के अनुसार कोई भी कलाकृति इतिहास के अनुक्रम में अपरिवर्तित नहीं रहती। ये ठीक है, उसमें वो परिवर्तन होता है, उसके सृजन का बहुलांश विभिन्न युगों में अक्षुण्ण रह जाता तब भी, किंतु सृजन गत्यात्मक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सृजनात्मक पाठकों, आलोचकों और अन्य कलाकारों की प्रज्ञा से पारित होता हुआ इतिहास की प्रक्रिया के बीच परिवर्तित होती रहती कृति। और साहित्य की जो विकासशीलता का युक्तियुक्त विवेचन समाज के विकास क्रम को समझते हुए दोनों का अंतः संबंध स्थापित किए बिना संभव नहीं है। नलिन जी के अनुसार साहित्यिक इतिहास के कार के कर्तव्यों में से एक है कि वे इस प्रक्रिया का वर्णन प्रस्तुत करें कि किस तरह से वो अतीत होते हुए भी वर्तमान है। साहित्य इतिहास की पद्धति की चर्चा करते हुए नलिन जी ने कहा कि ऐतिहासिक प्रक्रिया को किसी मूल्य या आदर्श से संबद्ध किया जाना चाहिए, कुछ तो आपका मूल्य होना चाहिए। साहित्य इतिहास में भिन्न प्रकार की कृतियों के परस्पर संबंध स्पष्ट किए जाए। कबीर ने अलग तरह से लिखा, तुलसीदास ने अलग तरीके से लिखा, लेकिन ये जो अलग है एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी भी करते हैं। गोरखनाथ पर टिप्पणी करते हैं तुलसीदास, लेकिन तो भी तुलसीदास का गोरखनाथ से या कबीरदास से एक रिश्ता है। इतिहासकार की नज़र में वो रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे निर्गुण सगुण में आप देखते हैं कि गोपियां और उद्धव एक दूसरे खूब तर्क करते हैं, खंडन मंडन करते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं तुम आए बड़ी भली करी, तुम आए बड़ा अच्छा किया, तो एक रिश्ता मानते हैं। तो उस रिश्ते की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उनके प्रेरणा स्रोतों का विवेचन होना चाहिए, और इस तरह से ये कोई भी रचना जो संबद्ध, परस्पर जो संबंध है उस संबंध को जोड़ दे, और उसका संबंध युग विशेष से होता है, जिसे वे कहते हैं कि युग विशेष की रचनाओं में कुछ समानताएं होती है, उन समानताओं का विश्लेषण होना चाहिए। लेखकों के जो साहित्यिक संबंध है उन पर प्रकाश डालना चाहिए, और परंपरा विशेष में प्रत्येक कृति का सही सही स्थान निर्धारित होना चाहिए। इस परंपरा में जो इतनी लंबी भारतीय साहित्य की परंपरा है, उस परंपरा में इस कृति का क्या स्थान है, महाभारत का क्या स्थान है, अगर आप संपूर्ण भारतीय साहित्य के बारे में बात करते हैं तो, और आज की जो निराला की राम की शक्ति पूजा है उसका क्या स्थान है, या हम छोटी कविता अगर हम देखें तो नागार्जुन और कुंवर नारायण की किसी रचना का क्या स्थान है। ये स्थान निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है, और ये स्थान निर्धारित करने का काम साहित्य का इतिहासकार करता है। नलिन जी के अनुसार ऐतिहासिक बोध, राष्ट्रीय अथवा भाषागत विशेषताओं के विचार, फिर पार्थक्य में अंतर्निहित संपर्कता का अभिज्ञान तथा युग की प्रवृत्तियां और विकास की चेतना जब अनुसंधान वृत्ति से समन्वित होते हैं और शताब्दियों से एकत्र होती हुई ये जो सामग्री होती है, उस सामग्री का अपने युग की दृष्टि से उपयोग करते हैं, तब वास्तविक साहित्य इतिहास का निर्माण होता है। बहुत सारी कठिन शर्तें नलिन विलोचन शर्मा लगाते हैं, और उसी कड़ाई के साथ में उनके सामने जो प्रचलित इतिहास है उन इतिहासों की नलिन जी ने आलोचना की। नलिन जी के अनुसार साहित्यिक इतिहास के में साहित्य आलोचन
और ऐतिहासिक बोध का सम्यक संबंध होता है। ऐतिहासिक बोध साहित्य के विकास से संबंधित होना चाहिए। साहित्य इतिहास के प्रवाह में प्रत्येक प्रमुख कृति की प्रमुख विशेषता, उसकी मौलिकता आनी चाहिए, वो विलीन नहीं होनी चाहिए। इतना प्रवाह नहीं होना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण रचना आपको दिखे ही नहीं, उसकी अलग संज्ञा बनी रहनी चाहिए। उनकी राय में आलोचना साहित्य के इतिहास का अंग नहीं है, बल्कि साहित्य का इतिहास आलोचना का अंग है। अर्थात साहित्य का जो है का जो इतिहास है वो आलोचना के लिए काम करता है। वो आलोचना दृष्टि पर साहित्य का इतिहास निर्भर करता है। अगर इतिहासकार के पास में वो आलोचना दृष्टि नहीं है तो वो इतिहास नहीं लिख सकता। इसलिए इतिहास में प्रतिमानीकरण मुख्य होता है। आप एक प्रतिमान बनाते हैं कि कौन सबसे श्रेष्ठ, तो मान लीजिए कालिदास श्रेष्ठ है, तो हम ये कहेंगे कि जब भी हिंदी नाटकों पर कभी चर्चा होएगी तो हम कहेंगे कि कालिदास है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, या मुक्तिबोध के पास में कितना बड़ा कितना छोटा, धूमिल किससे क्या। तो ये जो कवि हैं इनका एक मापदंड हो जाता है, एक प्रतिमान तय हो जाते हैं, और ये काम आलोचना करती है। इस प्रकार जिसे हम इतिहास दृष्टि कहते हैं वो नलिन जी के अनुसार आलोचना की ही उपज है। उनके अनुसार साहित्य इतिहास में वस्तु विवरण न्यूनतम साहित्यिक इतिहास होता है, बहुत कम होता है वस्तुओं का वर्णन। वास्तव में साहित्य किसी न किसी विधा में लिखा जाता है, विधाएं भी विकासमान होती है। इसलिए साहित्य को पढ़ने और समझने के लिए विधाओं में आने वाले परिवर्तनों और नई विधाओं के आविष्कार को समझना निहायत जरूरी है। साहित्य इतिहास को जहाँ एक तरफ विधागत विशेषताओं और विधागत परिवर्तन का इतिहास होना चाहिए, वहीं उसे काव्य रूपों में परिवर्तन का भी इतिहास होना चाहिए। अब ये जो विधाओं में परिवर्तन होता है, बहुत बार देखते हैं कि महाकाव्य जो है वो राजा महाराजाओं के समय, सामंतवाद के समय में या मध्यकाल तक वह महाकाव्य था। जब आधुनिक युग आया तो साहित्य की विधा बदल गई, और विधा बदलने के साथ में हम कहते हैं कि ये उपन्यास आ गया, और उपन्यास जो है वो बुर्जुआ वर्ग का महाकाव्य। तो ये एक तरह की जो नई नई विधाएं आ जाती, अखबार का लेखन है, एक नई विधा आ गई। इसलिए ये जो नई विधाएं हैं इनको भी जानने की जरूरत है। अब मोटे तौर पे अगर हम साहित्यिक इतिहास से नलिन जी की जो मुख्य मुख्य अपेक्षाएं हैं उनको अगर हम एक साथ रख करके देखना चाहिए तो क्या है, जिसमें से पहली है ऐतिहासिक प्रक्रिया की किसी मूल्य या आदर्श से संबद्ध किया जाए। जब आप इतिहास की प्रक्रिया का विश्लेषण करो तो आपके पास में कोई मूल्य हो, उस मूल्य के साथ में उसको संबद्ध करके देखो। दूसरा उन्होंने कहा साहित्य इतिहास में भिन्न कृतियों के परस्पर संबंध स्पष्ट किए जाएं और उनके प्रेरणा स्रोतों का विवेचन किया जाए, अलग तरह की कृतियों का आपसी रिश्ता। फिर वो कहा लेखकों के साहित्यिक संबंधों का विश्लेषण किया जाए, प्रेमचंद और प्रसाद के बीच में क्या रिश्ता था, या प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल का रिश्ता था कि नहीं था, और नहीं था तो क्यों नहीं था, एक ही समय में तो बनारस में रहते थे। तो प्रकारांतर से नलिन जी ने कहा कि ये जो आपसी रिश्ते होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और परंपरा विशेष में प्रत्येक कृति का सही सही स्थान निर्धारित होना चाहिए कि ये स्थान क्या है। साहित्य इतिहास में साहित्य आलोचन और इतिहास बोध इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। फिर वो चाहते हैं कि साहित्य इतिहास में प्रत्येक प्रमुख कृति की विशिष्टता और मौलिकता उभर कर आनी चाहिए। और अंत में वो कहते हैं कि साहित्य इतिहास को दर्शन, समाज शास्त्र आदि के क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। आपको उनके बारे में टिप्पणी नहीं करनी, आपको दर्शन और समाजशास्त्र से लेकर के अपने बारे में अगर कोई संबंध रखना हो, अपनी कोई विशेषताएं बतानी हो, कुछ स्वयं साहित्य के बारे में कुछ कहना हो, समझने में मदद मिलती है तो आप वहां से सामग्री ले सकते हो। लेकिन चूंकि आप साहित्य के इतिहासकार हो तो आपको दर्शन पर टिप्पणी करने का कोई खास अधिकार नलिन जी के हिसाब से नहीं आता। तो ये जो इतिहास दृष्टि है, इस इतिहास दृष्टि की पृष्ठभूमि का नलिन जी कैसे विश्लेषण करते हैं। उनके अनुसार नलिन जी की जो सबसे पहली चिंता है कि वे पश्चिमी विद्वानों की इस मान्यता का प्रत्याख्यान करने की है कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक विवेक था ही नहीं। हमारे यहाँ ये माना जाता है, बराबर अंग्रेजों ने लिखा है कि भारतीयों को तो इतिहास का ज्ञान ही नहीं था, सारा जो ज्ञान था वो पश्चिम में था। जब यूरोप में या अंग्रेज भारत आए तो और भारत पर उन्होंने शासन किया तो अंग्रेजों ने भारतीयों को इतिहास सिखाया। तो ये जो आरोप भारतीयों पर लगाए जाते हैं इसका नलिन विलोचन शर्मा ने खंडन किया, और बहुत विस्तार से उन्होंने कहा कि ये जो आधारभूत सामग्री है ये तो हमारी है और ये प्राचीन भारतीयों ने दी है, लेकिन प्राचीन भारतीयों ने जो आधार सामग्री दी
उस पर कोई अपेक्षित ध्यान नहीं देता। इसलिए हमारी ऐसी धारणा हो चली है कि प्राचीन भारतीयों के इतिहास लेखन के प्रयत्न अव्यवस्थित, अपूर्ण और दोषपूर्ण, कुछ उनको पता ही नहीं। नलिन जी ने की राय में प्राचीन भारतीयों द्वारा प्रस्तुत जो ऐतिहासिक सामग्री है, वो ऐतिहासिक सामग्री का अभाव नहीं है। प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री हमारे देश में मौजूद है। इस संदर्भ में उनका कहना भ्रांति का कारण का भ्रांति का कारण है कि भारतीयों का इतिहास विषयक दृष्टिकोण, वो इतिहास के बारे में जो सोचते थे वो अंग्रेज नहीं सोचते। 19वीं शताब्दी में इतिहास लेखन की जो प्रणाली पश्चिम में प्रचलित थी, उससे भारतीय प्रणाली सर्वथा भिन्न थी। पश्चिम के तत्कालीन स्वीकृत प्रतिमानों के सहारे पाश्चात्य विद्वान न तो भारतीय साहित्य और कलाओं के साथ न्याय कर सके और न वह यहाँ की प्राचीन इतिहास लेखन प्रणाली की कोई विशेषता ही समझ पाए। नलिन जी के अनुसार वो समझ ही नहीं पाए। ये समझना कठिन नहीं है कि साहित्य का इतिहास और दर्शन की पृष्ठभूमि में प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की प्रतिष्ठा करने का एक उद्देश्य भी नहीं थे। इसी कारण नलिन जी जोर देकर कहते हैं कि प्राचीन भारतीयों द्वारा लिखित साहित्येतर इतिहास में कालानुक्रम के अभाव के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों की जो आलोचना है वो निराधार है। उनके अनुसार कालानुक्रम का वास्तविक अभाव तो साहित्यिक इतिहास में, नलिन जी की दृष्टि में भारतीय साहित्य इतिहास में कालानुक्रम की अनिश्चितता आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि जिस साहित्य का इतिहास अनेक सहस्त्र वर्ष व्यापी है और जिसकी रचना भूमि पर अगणित बर्बर आक्रमण होते रहे, उनके कालानुक्रम की अनिश्चितता अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती। भारत पर कब से आक्रमण होते जा रहे हैं और उसमें अगर कोई कालक्रम है, वो कालक्रम इधर का उधर हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया। उनके अनुसार भारत में का जो साहित्य का इतिहास है वो तिथि क्रम को संदिग्ध बनाने में भारतीय साहित्य का अध्ययन, संरक्षण और मुद्रण करने वाले पाश्चात्य विद्वानों की ही अधिक भूमिका। पश्चिम वालों ने ही चूंकि ये भारतीय साहित्य का जो अध्ययन किया या संरक्षण किया, प्रकाशित किया, तो उस प्रकाशन के साथ उन्होंने जानबूझ करके कुछ भ्रांतियां पैदा कर दी और कुछ भ्रांतियां डाल दी। इसलिए उसका उद्देश्य है कि इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए। तो नलिन जी के अनुसार भाषा और शैली जैसे तथाकथित अंत्य साक्ष्यों और अनेक बहिर्साक्ष्यों के चक्कर में पड़कर कालिदास का समय यदि सदा के लिए असमाधेय सा हो गया तो इसमें आश्चर्य ही क्या। हमको कुल मिला के अभी भी ये पता नहीं चलता कि कालिदास का समय क्या। वेदों, रामायण, महाभारत, पुराणों तथा बाद के लेखों और कृतियों के बारे में जो निस्संदिग्ध परंपरा प्राप्त तिथिक्रम मान्य होना चाहिए था, उसे एक बारगी अविश्वसनीय और निराधार घोषित कर पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे लिए जो समस्या उत्पन्न कर दी, उसका समाधान हमें नए सिरे से ढूंढना। हम उनके भरोसे ही नहीं रह सकते। उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां कर दी। उन गड़बड़ियों के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में, हमारे जो चिंतन है, हमारा विचार है, हमारे साहित्य के इतिहास में ये सब प्रॉब्लम जो है वो आ गई। नलिन जी ने साहित्य इतिहास लेखन की जो विधेयवादी परंपरा है, उस विधेयवादी परंपरा पर काफी विस्तार से विचार किया और विधेयवादी इतिहास दृष्टि मानती है कि किसी भी साहित्यिक युग की एक केंद्रीय संवेदना या सोच होती है और उससे उस युग की पूरी साहित्यिक चेतना को समझा जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि साहित्य युग विशेष की ऐतिहासिक परिस्थितियों के वशीभूत होता है। ये पद्धति दरअसल उस प्राकृतिक नियम की खोज से संबंधित है जिसमें कार्य कारण संबंधों के आधार पर साहित्यिक रचनाओं का विवेचन होता है। और इसके लिए फ्रांसीसी विद्वान हिप्पोलाइट एक हुए थे विधेयवादियों में। उन्होंने कहा कि जाति, वातावरण और क्षण कला के सृजन में ये तीनों जो है बहुत ही निर्णायक होते हैं। नलिन जी ने भौतिक विज्ञान की प्रणालियों से प्राप्त कार्य कारण मीमांसा द्वारा बहिर्भूत निर्धारक शक्तियों को ध्यान में रखते हुए साहित्य की व्याख्या करने की पद्धति को विधेयवादी पद्धति माना। उनके अनुसार विधेयवादी इतिहास पद्धति के जो अनेक उद्देश्य हैं वे विचारणीय है, जिसमें से पहला है वस्तुनिष्ठता, दूसरा निर्वैयक्तिकता और तीसरा निश्चयात्मकता जैसे सामान्य वैज्ञानिक आदर्शों के अनुकरण का प्रयास ये विधेयवाद में होता है। नलिन जी की दृष्टि में विधेयवादी इतिहास दृष्टि में इतिहास का अधूरा और एकांगी विश्लेषण ही संभव होता है, क्योंकि इसमें रचना को किनारे कर इतिहासकार केवल परंपरा, परिवेश और प्रभाव का विवेचन करता है
और उनके अनुसार इतिहास के प्रति जो विधेयवादी दृष्टिकोण है वो बड़ा यांत्रिक और शास्त्रीय प्रकृति का है। विभिन्न उदाहरणों के आधार पर नलिन जी ने समझाने की कोशिश की है कि इतिहास में भौतिक विज्ञान की प्रविधि का यथावत अनुकरण उचित नहीं है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के विषय पुनरावृत्त होने वाले तथ्य हैं, जबकि इतिहास एक के बाद एक आने वाले तथ्यों पर ध्यान देता। ये नलिन जी के विधेयवाद की दृष्टि की आलोचना है, और ये आलोचना बाद में पश्चिम के आलोचकों ने भी विधेयवादी साहित्य दृष्टि की आलोचना करते समय कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास पर उन्होंने बड़ा विस्तार से विचार किया, और विचार करते हुए उन्होंने कहा कि ये विधेयवाद से प्रभावित है, और इसीलिए इसमें ये नव्यवादिता से, जो नलिन जी का अभिप्राय है कि शुक्ल जी के इतिहास में व्यवहत विधेयवादी पद्धति उतनी संकीर्ण नहीं है जितनी संकीर्ण विधेयवादियों की है। उनके अनुसार अधिक संकीर्णता से अव्यवहत होने पर वैज्ञानिक कार्य कारण पद्धति केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण निर्धारित कर किसी साहित्यिक विशेषता की व्याख्या करती है, जबकि शुक्ल जी का साहित्य और पारिपार्श्विक परिस्थितियों में कार्य कारण संबंध मानते हैं। दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि नलिन जी के मतानुसार विधेयवादी शुक्ल परंपरा से भिन्न है। नलिन जी के विचार में आचार्य शुक्ल की तरह द्विवेदी जी ने साहित्य को अपने द्वारा बनाए गए सांचे में जकड़बंद करने की चेष्टा नहीं की है, न उसे किसी अति सरलीकृत परिपार्श्विक योजना में बिठाने की आवश्यकता ही समझी है। और आप देखते हैं कि आचार्य शुक्ल की इतनी कड़ी आलोचना उस समय किसी भी दूसरे आलोचक ने नहीं की। ये नलिन विलोचन शर्मा ने एकदम निश्चिंतता से उन पर आक्रमण किया। विधेयवाद के स्थान पर नलिन जी ने साहित्य संबंधी ऐसा सिद्धांत गढ़ने की कोशिश की जिसकी अपनी प्रणालियाँ, अपने लक्ष्य होते हैं। साहित्य की आलोचना की अपनी प्रणाली होती है, लेकिन ये प्रणाली नित्यांत साहित्य की नहीं होती। यदि उस प्रणाली को सर्वथा स्वतंत्र मान लिया जाए, जैसा कि नलिन जी स्वीकार करते हैं, तो वे अनिवार्यतः साहित्य की विषय वस्तु की चिंता छोड़कर मात्र रूप के विश्लेषण तक सीमित हो जाएगी। स्पष्ट है कि साहित्य स्वतंत्र विद्या है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं है। नलिन जी साहित्य को निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र मानते हैं, जिसकी अनिवार्य परिणति उनके रूपवाद में हुई है, और वो इस तरह से रूपवाद के समर्थक आलोचक साबित होते हैं। नलिन विलोचन शर्मा ने इतिहास शोध और आलोचना के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि इतिहास संपूर्ण विस्तार का सर्वेक्षण, अनुशीलन और मूल्यांकन है। शोध विस्तार के साथ साथ खंड खंड का उद्घाटन और विश्लेषण करता है, और आलोचना पथ चिन्हों पर प्रकाश केंद्रित करती है। तीनों एक दूसरे के लिए आवश्यक और पूरक होते हुए भी स्वतंत्र महत्व के अधिकारी हैं, और ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उनकी मान्यता थी कि इतिहास लेखन से पूर्व शोध कार्यों द्वारा नवीन तथ्यों की स्थापना के साथ ही गौण कवियों की खोज करके इतिहास को आधार सामग्री जुटानी जरूरी है। ये सब शोधकर्ता पहले देवे। रचना और रचनाकार से संबंधित तथ्यों के अनुसंधान के बिना इतिहास लेखन इतिहास की अपेक्षा आलोचना के अधिक निकट होता है। नलिन जी का मानना है कि साहित्यिक इतिहास में तथ्यों के अनुसंधान के लिए आवश्यक ऐतिहासिक दृष्टि के साथ आलोचनात्मक विवेक की आवश्यकता होती है। उनका मानना है कि साहित्यिक इतिहास की परिधि और परिवस्थित परिभाषित करने के लिए समृद्ध आलोचनात्मक परंपरा होनी बहुत जरूरी है। दूसरी ओर नलिन जी का यह भी मानना है कि यद्यपि साहित्यिक इतिहास या आलोचना अपने आप में विवरण मात्र नहीं होते, फिर भी एक आदर्श विवरण शास्त्र में पर्याप्त साहित्यिक इतिहास तो रहता ही है। इसलिए यदि हम वास्तविक साहित्य इतिहास लिखना चाहते हैं तो हमें उस समस्त साक्ष्य और अंतर्दर्शन का उपयोग करना पड़ेगा जो विवरण शास्त्री या पाठानुशीलन करता हमारे लिए सुलभ बनाता है। नलिन जी के अनुसार विश्वविद्यालयों या संस्थाओं को तब तक वृहत और विशाल साहित्य इतिहासों की योजना स्थगित कर देनी चाहिए जब तक इन लेखों और कृतियों के प्रामाणिक विवरण और संपादित पाठ हमारे सामने नहीं आ जाते। इसलिए नलिन जी कहते हैं कि अगर प्रामाणिक साहित्य इतिहास लिखना है तो प्राचीन काव्यों का पाठ निर्धारण तय हो जाना चाहिए, और उसके बारे में जितनी सामग्री की आपको जरूरत है, उसके जो प्रामाणिक चीजों की जरूरत है, वो प्रामाणिक चीजें हमारे पास आ जाएं, और तभी हम इतिहास लेखन की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो जन रुचि है, ये जन रुचि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इतिहासकार को अतीत की रचनाओं को
उनके समय में अवस्थित करके परखने की कोशिश करनी चाहिए और न कि उनको अपने समय में घसीट कर। आज भले ही हम उसको जैसा समझते हैं वो एक अलग बात हुई, लेकिन जिस समय में वो रचना लिखी गई थी उस समय की क्या स्थिति थी उसका ध्यान देखना चाहिए। पिछले युग का आदमी बैलगाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी को या तेल के दिए के मुकाबले में बिजली बत्ती को निश्चित प्रगति का प्रमाण मानने को बाध्य होगा, किंतु वह स्वसामयिक कला की अपेक्षा वर्तमान युगीन कला को शायद ही प्रगति या विकास माने। वो कहता है कि मेरे अतीत की कला है ना वो बेहतर है, विज्ञान में वो मान लेता है। इसलिए जो पाठकों की रुचि है उस पाठकों की रुचि को भी साहित्य इतिहास के संदर्भ में हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा नलिन जी ने लोक वार्ताओं को भी बड़ा महत्व दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो लोक वार्ता है इसको अंग्रेजी के फोकलोर का अनुवाद हम मोटे तौर पे मान सकते हैं। लोक वार्ता वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो पर आज जिसे सामान्य लोकमानस अपनी ही मानता है और इसमें युग युग की वाणी इकट्ठी होती है। उन लोक वार्ताओं के द्वारा हमको जो उनकी जो अतीतता है और उनका जो निरंतर्य है उस निरंतर्य को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से नलिन जी ने युग निर्धारण के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन आवश्यक चीज़ों के बारे में भी विस्तार से लिखा और उन्होंने इस समस्या पर बात की कि कैसे हम उस युग को समझ सकते हैं। और जैसा हमने पहले जिक्र किया कि इतिहास में महान और जो सामान्य रचना है, जो गौण रचना है, उन गौण रचनाओं का भी बहुत महत्व है। इसी तरह परंपरा का महत्व है लेकिन मौलिकता का भी महत्व है और इतिहासकार को परंपरा के साथ मौलिकता के महत्व को भी परिभाषित करना चाहिए। और इस तरह नलिन जी ने पूरे विस्तार से साहित्य, इतिहास, दर्शन से संबंधित जितनी समस्याएं हो सकती थी उन समस्याओं बहुत थोड़े में, बहुत सूत्र रूप में वो कह दिया। और चूंकि इतनी सामग्री उसके अंदर इकट्ठी है कि उस पुस्तक को और नलिन विलोचन शर्मा की उस दृष्टि को ठीक से समझा नहीं गया। बाद के लेखकों ने सिर्फ यही माना कि उन्होंने इतिहास दर्शन संबंधी पहली पुस्तक लिखी। हालांकि पहली पुस्तक लिखते हुए भी उन्होंने जिन सिद्धांतों और मान्यताओं को हमारे सामने रखा वो सिद्धांत और मान्यताएं बाद के आलोचकों, चिंतकों और विचारकों ने उनको भी आधार बनाया या उनको छोड़ करके आगे नहीं बढ़े, उनके साथ आगे बढ़े और आगे बढ़ करके साहित्य इतिहास संबंधी अन्य जटिलताओं की व्याख्या और विश्लेषण किया।